हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। मैं उज्जवल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए साथियों, देखते हैं। ठीक है, आज का जो अगला प्रैक्टिस सेट है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर ईवीएस के प्रैक्टिस सेट बहुत जबरदस्त कराए जा रहे हैं। तो उसी क्रम के साथ में हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और बढ़ेंगे। देखिए, आज जो प्रैक्टिस सेट है वो 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट है ईवीएस का। ठीक है, तो ईवीएस का जो 50 नंबर का प्रैक्टिस है उसी क्रम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। एक सेकंड रुकिएगा साथियों। हाँ साथियों, ठीक है, तो उसी क्रम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं। पहला बहुत जबरदस्त ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, 15 नंबर का है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जितना आप शेयर करेंगे, आपको एक प्रॉमिस करनी है, इस क्लास को आप सभी को आगे तक आगे लेकर जाना ही जाना है। ठीक है, 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा आपके लिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों को कहा जाता है। मतलब विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियों को के रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, ऑप्शन बी है प्रवासी प्रजातियां, ऑप्शन सी है आप सभी के सामने संकटापन्न प्रजातियां या विलुप्त प्रजातियां। तो क्या कहा जाता है, जो विशेष क्षेत्रों में विशेष प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर विशेष क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर क्या पाई जाती है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां पाई जाती है। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, ठीक है, पाई जाती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा कि अगर बात करें प्रवासी प्रजातियां की, ठीक, प्रवासी प्रजातियां जो होती हैं, एक ऐसी प्रजाति होती है जो मतलब कि लंबी, समझ लीजिएगा कि जो लंबी दूरी पर अक्सर नियमित समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। यानी कि लंबी कहाँ, दूरी पर। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हो जाती है। देखिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अच्छा, देखिए, प्रवासी प्रजातियां क्या होती है। प्रवासी प्रजातियों के बारे में देखो बता दिया। तो ये जो होती है लंबी दूरी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। और संकटपन्न प्रजातियां क्या होती है। देखिए, जो ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनका क्या हो चुका होता है कि उन पर संकट बन रहा है, वो समाप्त होने वाली होती है। और विलुप्त प्रजातियां क्या होती हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं, जिनका पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं होता, उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, पढ़िएगा कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 21 सितंबर, 17 सितंबर, 24 सितंबर। तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ओजोन संरक्षण दिवस जो है दिवस पता होगा आप सभी को, यानी कि ये कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसको कब से बनाया गया, 1994 से। कौन, संयुक्त राष्ट्र, किसने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन परत मतलब घोषित किया। ठीक है, ओजोन जो परत होती है, ठीक है, ऊपरी परत, ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल में गैसों की एक प्राकृतिक परत है। ये मतलब जो ओजोन परत होती है कैसी, जो गैसों की कैसे प्राकृतिक परत है भैया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात करें, देखिए, अब इसमें क्या होती है, जो ओजोन परत होती है किससे, जो सूर्य से होती है, कौन सी, यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक है, यानी कि पराबैंगनी किरणें जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पराबैंगनी
किरणों को क्या करने से रोकती है, यानी से विकिरण से बचाती ओजोन परत भूमध्य रेखा की तुलना में। मतलब जो ओजोन परत है, ओजोन परत किसकी, भूमध्य रेखा की तुलना में, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक मोटी होती। किस पर, अगर पूछा जाए कि ओजोन परत कहां पर अधिक होती है, तो भूमध्य रेखा की तुलना पर, भैया इनको ध्यान कर लेना, ध्रुवों पर ये क्या होती है, अधिक मोटी होती है। ठीक है, कैसी होती है, अधिक मोटी होती है। और अच्छा देखिए, ओजोन परत जो होती है, इसमें जो गैस होती है, देखा जाए तो इसको किससे प्रभावित कर सकती है, कौन कौन सी होती है। देखिए, जो ओजोन परत यानी कि जैसे CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है आपका, ठीक है, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इन सब से, इनसे क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। आपका क्वेश्चन है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, आप सभी को बताना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन का क्रमिक ह्रास, या वायु प्रदूषण, या जल प्रदूषण। देखिए अभी मैंने बात की है जस्ट, तो ये किससे रिलेटेड है आपका, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगर देखोगे तो ओजोन, ठीक है, ओजोन का क्रमिक ह्रास, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब किया गया था, 1987 में, 1987 में किया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। 1987 में किया गया कैसा समझौता है, अंतरराष्ट्रीय समझौता है। ध्यान कर लेना कैसा समझौता भी है, अंतरराष्ट्रीय समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को व्यापक रूप से सबसे सफल पर्यावरण संरक्षण समझौता माना जाता है। मतलब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसको पर्यावरण संरक्षण का सबसे सफल समझौता माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर समझ गए होंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि एकल परिवार में निम्न में से किससे संदर्भित करता है। जो मतलब एकल परिवार होता है वो निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है। तो यानी 1950 के बाद जन्मा कोई भी परिवार। ऑप्शन बी है माता पिता और उसके बच्चों वाला परिवार। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी, पूर्ण परिवार, केवल पति और पत्नी। तो इसमें राइट आंसर बताइएगा एकल परिवार कौन सा होता है। ठीक है, अब देखिए एकल परिवार की अगर बात करोगे, एकल परिवार में और संयुक्त परिवार, ठीक, इसमें कौन आ जाएगा, एकल परिवार में अगर बात करोगे तो इसमें कौन आ जाता है भैया। देखिए एकल परिवार में जो आ जाता है आपका, यानी कि इसमें कौन आ जाएगा, माता पिता और उनके बच्चे, माता पिता, ठीक, और उनके बच्चे वाला परिवार कौन सा होता है, एकल परिवार होता है। संयुक्त परिवार में कौन होगा, यानी कि माता होंगे, पिता होंगे, बच्चे होंगे और दादा दादी, ये आपके अंदर किसमें आते हैं, संयुक्त परिवार के अंतर्गत में आते। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एकल परिवार निम्न में से किससे संदर्भित करता है। तो एकल परिवार जो होता है माता पिता और उनके बच्चों से संदर्भित करता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग जितना पढ़ रहे हैं, मतलब जो 15 क्वेश्चन आते हैं, अभी पैडागोजी भी करवाऊंगा, ऐसा परेशान मत होइए, पैडागोजी भी करवाई जाएगी। ठीक है, उसके लिए भी प्रैक्टिस चल रही है, कोशिश चल रही है कि किस तरीके से आप सभी के बीच में इसके क्वेश्चन लाए जाए, क्योंकि उस पर थोड़े क्वेश्चन क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और जानते तो हो, मतलब ये कोई तरीके डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो क्वेश्चन आसानी से, इसमें क्वेश्चन क्या करना पड़ता है, एडिट करके मुझे आप सभी के बीच में लगाने पड़ते हैं। ये तो आप सभी लोग इतने समझदार होंगे कि आप चीजें जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है ना, व्हाइट बोर्ड
मार्कर जो है ना चलाते रहो ना, इंक पूरी बहुत लग जाती है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन है कि स्कूल जाते समय पूजा ने देखा, स्कूल जाते समय किसने देखा? पूजा ने। ठीक है, पूजा ने देखा कि उसके जूतों जूतों के तलवे फट रहे हैं, उसके जूतों के तलवे क्या हो रहे हैं? फट रहे हैं। और उसे किसके पास जाना चाहिए? आप बताइए, बहुत सरल है। किसके पास जाओगे भाई? अगर जूते के तलवे फट रहे हैं तो किसके पास जाया जाएगा? बताइए। मोची, नाई, पुलिस, दर्जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके पास जाएगा? मोची के पास जाएगा। ठीक है, जूते के, अगर बच्चा स्कूल जाता है, अगर उसके जूते फट जाए, चप्पलें टूट जाए, तो किसके पास जाएगा? मोची के पास जाएगा। अच्छा, नाई के पास क्या करवाने जाओगे? नाई के पास जो जाएगा वो बाल कटवाने जाएगा। ठीक है, दर्जी के पास जाओगे तो क्या करवाने? यानी कि कपड़े। अगर पुलिस के पास जाओगे भैया तो कोई अपराध किया होगा तभी जाना पड़ेगा, या अपराधी होगा, या चोर करोगे, चोरी करोगे तो पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि केरल में कौन से मसाले उगाए जाते हैं? अब बताइए। अभी हमने कल ही शॉर्ट्स वीडियो बनाया है इसके लिए, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें पूरा मसालों के बारे में बताया। केरल में कौन से मसाले उगाए जाते हैं? इलायची, काली मिर्च, लौंग या उपरोक्त सभी? तो देखिए, केरल की बात आ जाए तो केरल क्या है? मसालों का शहर है। किसका? मसालों का मतलब राज्य। ठीक है, शहर कह लो या राज्य कह लो, कोई बात नहीं। ठीक, और इसमें केरल से अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है? नारियल का उपयोग किया जाता है। और क्या होता है? यहाँ के लोग अपने आंगन में किसको उगाते हैं? टेपियोका। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? टेपियोका। अगर इसमें इलायची क्या होती है? मसालों की रानी होती है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी कि यहाँ पर देखोगे तो लौंग, इलायची, काली मिर्च और ये सब उगाए जाते हैं, तेज पत्ता। ठीक है, तो ये सब मसालों कहाँ प्रसिद्ध है? केरल। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? ये अभी इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, फिर देखो क्वेश्चन आ गया। देखिए, उलट पलट के यही सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ढोकला कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? बताइए, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो देखिए, अगर ढोकला की बात करें, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बताइए, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुजरात। केम छो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका? गुजरात। यानी कि जो ढोकला है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? गुजरात के लिए। भैया थोड़े अंक डाल लेते हैं, और आप सभी लोग भी थोड़ा वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हौसला नहीं हारना, मंजिल तक पहुंचना है तो हौसला बना के रखना पड़ेगा। हौसला जो हार गया समझ लो मंजिल से पिछड़ गया। ठीक है, इसमें इंक हो गई है, आगे इंक डाल लेता हूँ। तो नीला है, ब्लैक है, ब्लैक नहीं डालना। जल्द ही अगर आप लोग सब लोग ने चाहा तो जल्दी यहाँ एक ऐसा होगा, डिजिटल बोर्ड भी होगा, वो सब आपके पर निर्भर है। ठीक, आप लोग चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस आपके लिए ही सब कुछ करके रखा हुआ है। आप साथ दोगे तो हम तो आपके लिए हैं ही। तो ये इन कैसे डाल कर कैसे काम चलेगा? इंक पकड़। चलिए, अच्छा भाई, चलिए कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए,
हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी रहती है, उसे क्या कहा जाता है? हल होता है जो बैल या जान बैल जो होते हैं, ठीक है, उसमें बैल के साथ में जो गांव क्षेत्रों में जो हल होता है ना, पहले कैसा होता था, अब तो ट्रैक्टर से जुताई होने लगी, ठीक, तो उसमें जो हल लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी रहती है, उसे क्या कहा जाता है? जोत, कुदाली या हल, सेफ्ट या फाल? तो बोल बताइए क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, अगर जो हल में जो तिकोनी सी लगी होती किस तरीके से होती है, ठीक है, तिकोनी सी लगी रहती है, जिसको फाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाल बोला जाता है। अब ये क्या करती है? मिट्टी को पलटने का कार्य करती है। जब खेत जोता जाता है तो ये मिट्टी को क्या करती रहती है? जो आगे खोदते हुए और मिट्टी को पलटने का कार्य करती है, वो तिकोनी होती है। देखिए इस तरीके से ऐसे होती है और कुछ ऐसे ऐसे होती है। तो ये वाला हिस्सा मिट्टी के अंदर जाता है और ये वाला हिस्सा जो होता है, जो ऐसे जब चलता है तो मिट्टी को ऐसे बाहर की तरफ उड़ेलता रहता है, जिसको हम फाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? अब ये देखो, हल सेफ्ट क्या होती है? हल जो सेफ्ट होती है, ये अगर इसकी बात करोगे तो सेफ्ट यानी कि जो हल को जोड़ने का कार्य करती है, ये लकड़ी की भी हो सकती है और लोहे की भी हो सकती है। ठीक है, कुदाली जो होती है ये भी मतलब कि खेत को गोड़ने वाला वो हिस्सा होता है। ठीक, समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य है दाल बाटी चूरमा? यानी कि क्या कह रहा है? दाल बाटी और चूरमा। ठीक, दाल बाटी चूरमा व्यंजन के लिए जाना जाता है। तो बताइए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो दाल बाटी चूरमा कहाँ का प्रसिद्ध है व्यंजन है? देखिए दाल, बताइए आप सभी लोग कमेंट करिए, फिर आगे बताते हैं। लाइव भी पढ़ाएं जल्दी। लाइव के लिए मालूम क्या है भैया, थोड़ा सिस्टम नहीं हो पाता, इसीलिए लाइव नहीं आ पाता हूँ आप सभी के बीच में। लाइव आने के लिए पूरा नेट होना चाहिए, जो अभी है नहीं मेरे पास। ठीक है, उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए अलग से कैमरा भी होना चाहिए, वो भी नहीं। ये फोन है मेरा, उसी से रिकॉर्डेड करता हूँ, उसी से आप सभी को क्लासेस पहुंचाता रहता हूँ। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसीलिए कह रहा हूँ, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, और अच्छा करेंगे, चीजें अच्छी तभी हो सकती है जब ज्यादा सपोर्ट मिलने लगता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि कैसी क्लास लगती है। एक कोशिश है, कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, कोशिश जहां तक की जाए अच्छी बात होती है, क्योंकि कोशिश ही आखिरी एक उम्मीद होती है जिससे हम लोग आगे बढ़ते हुए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफल होना ही होना होता है। देखिए आप जितनी कोशिश करो, आप सोचो कि हम ये नहीं कर सकते हैं काम, तो आप जीवन में कभी कर ही नहीं पाओगे। अगर सोचो कि हम ये कर सकते हैं, ठान लो मन में, तो ये कार्य कर ले जाओगे। अब मुझे भी नहीं लगता था कि मैं कभी पढ़ाऊं, कैमरे के आगे आऊं, अजीब सा लगता था। फिर हमने हिम्मत जुटाई थोड़ा। अब धीरे धीरे देखिए चीजें कैसे सुधर सकती, धीरे धीरे तो सुधरती है, सुधरेंगी और अच्छी होंगी, बेहतर करेंगे। ठीक है, समझ टीच करके। ठीक, अगर यही कहते हैं ना कि आजकल मॉडर्न जमाना चल गया, डिजिटल चल गया, तो डिजिटल होता, आप क्वेश्चन आते फटाफट बढ़ाता रहता, आप सभी को बताता रहता। अब क्वेश्चन मुझे अभी वीडियो शूट होगा, फिर वीडियो शूट होने के बाद में क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन, ठीक, एडिटिंग करनी पड़ती, बहुत मेहनत लगती है। तो इसी का थोड़ा आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाल बाटी चूरमा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका आड़ो राजस्थान। कहाँ? राजस्थान का। ठीक है, दाल बाटी चूरमा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बताइए क्या प्रसिद्ध है? लिट्टी चोखा। ठीक है, लिट्टी चोखा। तो आप सभी लोग बिहार देखे भैया, चलिए अब तो बिहार में क्या हो गया, यानी कि जो हो गया है कि पूरे भारत के लोग, भारत के निवासी लोग, भारत के जो टीचर वैकेंसी आई, फार्म भर सकते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा भरिए फार्म और वहां शिक्षक बनिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ है। क्वेश्चन है सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ क्या है? वर्षा का जल, कुएं का जल, समुद्र का जल, नदियों का जल। सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ जो होता है वो कौन सा है? बताइए। वर्षा का जल, कुएं का जल, समुद्र का जल, नदियों का जल।
तो देखिए सबसे श्रेष्ठ अगर बात करी जाए, सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यानी कि जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल ये कैसा होता है, प्राकृतिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, प्राकृतिक होता है। तो ये सबसे कौन सा होता है, श्रेष्ठ होता है और शुद्ध होता है। ठीक है, वर्षा का जल प्राकृतिक जल है। वर्षा का जल सूर्य की उपस्थिति में जल संघनन से उत्पन्न होता है। किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में संघनन से, ठीक है, इससे संघनन से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इसे, ठीक समझ गए इतनी बात। तो सूर्य की उपस्थिति में संघनन से उत्पन्न होता है। कुएं का जल कैसा होता है, यह एक पारंपरिक स्रोत है, यह एक ऐसा पारंपरिक स्रोत है जिससे कुएं का जल जो होता है, इससे लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, पानी पीने का कार्य आता है। समुद्र का जल, देखिए समुद्र का जो जल होता है सबसे बड़ा स्रोत होता है। ठीक है, कितने परसेंट, लगभग 70% यही पृथ्वी को घेरे हुए है। ठीक है, और समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। अब नदी का जल जो होता है ये कैसा होता है, प्राकृतिक बहता जल है। ये कैसा है, प्राकृतिक बहता हुआ जल होता है। ठीक है, तो समझ गए सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ जल कौन सा होता है, वर्षा का जल होता है। समझ गए इतनी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर ईवीएस, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर ईवीएस के शिक्षण के क्षेत्र में नहीं आता है। प्राकृतिक विन्यास और वास्तविक विश्व के लिए अनावरण, प्रतिहिंसा और आतंकवाद, लिंग रूढ़ियों का सामना करना, बच्चों के अनुभवों का प्रधानता। तो बताइए इसमें कौन सा राइट ऐसा हो जाएगा जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर जो होता है यानी कि ईवीएस के शिक्षण क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर देखोगे तो इसमें यानी कि क्या हो जाता है, प्रतिहिंसा, ठीक है, और आतंकवाद, ये इसमें नहीं आता है। ठीक, बाकी सब आ जाएंगे। यानी प्राकृतिक विन्यास में वास्तविक विश्व के लिए अनावरण और लिंग रूढ़ियों का सामना करना। ठीक, ये तो कि कौन मतलब बच्चा कैसा है, रूढ़ियों का सामना करने के लिए, बच्चों के अनुभवों के प्रधानता करना यानी प्रधानता करना। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहिंसा और आतंकवाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के प्रयोग से शिक्षार्थियों में मदद मिलती है। पर्यावरण शिक्षण यानी अध्ययन में प्रयोग से शिक्षार्थियों को मदद मिलती है अमूर्त अवधारणाओं को समझने, सैद्धांतिक ज्ञान लागू करने, खोज और अन्वेषण करने, उपरोक्त सभी। अब बताइए इसका राइट आंसर तो बता ही लोगे क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग। देखिए इसका राइट आंसर यानी कि अगर आप ईवीएस की बात करोगे पर्यावरण की, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रयोग से शिक्षार्थियों को मदद मिलती है अमूर्त अवधारणाओं को समझने की, मतलब कि जो ये कैसी है, कैसे इनका प्रयोग किया जाए, अमूर्त अवधारणाएं हो गए। ठीक, उसके बाद सैद्धांतिक ज्ञान लागू करने, कौन सा ज्ञान सैद्धांतिक है उसको लागू करने के लिए। आगे बात करें अगर खोज अन्वेषण और अन्वेषण करने यानी कि नई नई चीजें तकनीकें को खोजने, उनका अन्वेषण करने के लिए, और उपरोक्त सभी, तो यानी कि ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कौन सा राज्य मिजोरम की सीमा को नहीं छूता। कौन सा राज्य मिजोरम की सीमा को यानी सीमा जो है उसको नहीं छूता। ठीक है, लाइन, ठीक, और कोई सीमा नहीं है। आप लोगों के पास सीमा हो तो बात अलग, ठीक है। तो असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, कौन सा राज्य है मिजोरम की सीमा को नहीं छूता है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। ये आपका जो है इसको नहीं छूता है यानी कि मिजोरम।
मिजोरम की सीमा को नहीं छूता है। ठीक है, बाकी जो आप सभी के दे रखते हैं, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मणिपुर हो गया, ये तीनों जो है राज्य इनको छूते हैं। देखिए अब मिजोरम की अगर बात करोगे तो ये कहाँ का राज्य है? उत्तर और पूर्वी राज्य है। कौन सा है? उत्तर और पूर्वी राज्य है। ठीक है, सीमावर्ती राज्य मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम के ये राज्य है। अब मिजोरम का अर्थ होता है पहाड़ी लोगों का भूमि। ये मतलब मिजोरम का अर्थ होता है किसकी भूमि? पहाड़ी लोगों की भूमि। ठीक है, ये नोट कर लेना, पहाड़ी लोगों की भूमि होता है। और क्या बता रहा है? अंतरराष्ट्रीय, इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा छूने वाले देश कौन से? पहला कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। और अगर बात करोगे कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार है। अगर मिजोरम किसका हिस्सा था? मिजोरम जो था वो असम का हिस्सा था। किसका था? असम का था। ये कब अलग हुआ? 1972 में असम का हिस्सा था। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को ये क्या हो गया? वो मिजोरम 23वां राज्य बना। भारत का कौन सा राज्य बना? 23वां राज्य बना। ठीक है, ये हो गया पूरा मिजोरम के बारे में। आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के सामने ये रहा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकाश में ऐसा कौन सा तारा है जो बिल्कुल भी हिलता हुआ नहीं दिखता है? बताइए। मध्य का मध्य तारा, ओरियन के 3 तारे, ठीक है, उर्ज मेजर का कार्नर स्टार, या सिरुइसर, या ऑप्शन डी ध्रुव तारा। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा हो जाएगा? आपका ध्रुव तारा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा तारा हो जाएगा? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। मतलब ये जो तारा है ये कहाँ स्थित है? पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। ठीक, और ध्रुव तारा हमेशा पृथ्वी के अक्ष के उत्तर दिशा में स्थित होता है। मतलब जो ध्रुव तारा होता है, ठीक, ये कहां पर? पृथ्वी के अक्ष की, पृथ्वी के अक्ष की कौन सी का? उत्तर दिशा में स्थित होता है। ठीक, एक लाइन में स्थित होता है, या पृथ्वी के ध्रुव पर स्थित होने के साथ स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक है, तो यह पृथ्वी की धुरी पर स्थित होने के कारण स्थानांतरित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस सेशन के, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है। अभी देखिए आप सभी को पेडागोजी भी कराई जाएगी, परेशान मत होइएगा किसी भी तरीके से। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अत्यधिक भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का घर उपयुक्त होता है? मिट्टी का घर, पत्थर का घर, लकड़ी और बांस का घर, लकड़ी और पत्थर का घर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को पता होगा कि जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है कहां पर होती है? असम क्षेत्रों में जो होती है वहां पर अत्यधिक वर्षा होती है। तो इसके लिए कौन से घर होने चाहिए? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि लकड़ी और कैसे? बांस के घर, 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ठीक है, और लकड़ी और पत्थर के घर कहाँ बनाए जाते हैं? ये आप सभी को कमेंट में बताना है। लकड़ी और पत्थर के घर ये कहाँ बनाए जाते हैं? ठीक है, और मिट्टी के घर। ठीक, ये आप सभी को बताना, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो बताइएगा आप सभी लोग, लकड़ी और पत्थर के घर कहाँ बनाए जाते हैं, मिट्टी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? ये तो हमने बता दिया, लकड़ी और बांस के घर जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहां पर ये बनाए जाते हैं। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।
जय हिंद, जय भारत।